भारतीय आबादी के बुजुर्ग होने से होने वाली समस्याओं व उनके निदान और समाधान को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष व भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने बुधवार को एक इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की आबादी बूढ़ी हो रही है और यह रिपोर्ट एक मूल्यवान रोडमैप के रूप में मानी जा रही है। विद्वानों, नीति निर्माताओं, कार्यक्रम प्रबंधकों, बुजुर्गों की देखभाल में शामिल सभी हितधारकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर उभरी है। तो आज की हमारी चर्चा इसी रिपोर्ट के केंद्र में है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का शीर्षक है भारत में बढ़ती वृद्ध जनसंख्या। तो आज इसी शीर्षक के इर्द गिर्द हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। सबसे पहले देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत हमारी चर्चा आधारित होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह खबर क्या है, फिर हम देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, फिर इस खबर से ही संबंधित है यूएनएफपीए। हम समझेंगे इसके संबंध में कुछ तथ्यात्मक जानकारी के माध्यम से कि क्या है यूएनएफपीए, क्या कहती है हालिया रिपोर्ट जो इसके द्वारा जारी की गई है। साथ ही इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें जिन चुनौतियों के लिए इंगित किया गया है उन चुनौतियों पर एक ध्यान देंगे और अंत में हमारी परिपाटी के अनुरूप होगा एक अभ्यास प्रश्न। साथ साथ आपको ये बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से ये अंश आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले खबर को देखते हैं। तो खबर है द हिंदू की। खबर है कि इंडिया एजिंग एल्डरली टू मेक अप 20% ऑफ पॉपुलेशन बाय 2050। यूएनएफपीए रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि 2050 तक भारत में वृद्ध जनसंख्या काफी बढ़ जाएगी और वर्तमान जो जनसंख्या का प्रतिशत है उसका दूना अर्थात 10 का दूना 20% से तकरीबन थोड़ा बहुत और ज्यादा होगी। ऐसा अनुमान इस हमें न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है। तो आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अर्थात यूएनएफपीए के द्वारा और भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने बुधवार को जो रिपोर्ट जारी की है इसका नाम इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है। और इसी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि 2050 तक देश में बुजुर्ग आबादी जो होगी उसका प्रतिशत 20% से अधिक होगा। जो खबर में बात थी, इसी खबर के आलोक में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूएनएफपीए क्या है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो आइए देखते हैं एक नजर इसकी तरफ। वास्तव में ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसका पूरा नाम है। अगर इंग्लिश में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसको कहते हैं। और इसकी स्थापना पर अगर नजर डालें तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहायक अंग के तौर पर यह कार्य करता है। साथ ही यूएनएफपीए क्या करता है तो प्रजनन अधिकारों की प्राप्ति, स्वैच्छिक परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और यौन शिक्षा के लिए कार्य करने वाला एक संगठन है। वास्तव में यूएनएफपीए को संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद नीति निर्धारण के लिए मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात ये दोनों ही संयुक्त राष्ट्र के जो घटक हैं ये इसको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उसके मार्गदर्शन के आलोक में यह निम्न कार्यों को करने का काम करता है। साथ ही अगर इसके कार्यों पर हम थोड़ा सा नजर डालें तो हम देखें यूएनएफपीए जो है 150 से अधिक देशों में कार्यरत है। इससे पता चलता है इसके कार्य का परिक्षेत्र कितना व्यापक है। साथ ही इसका कार्य मूल रूप से क्या है तो मानव अधिकारों को केंद्र में रखकर यह कार्य करता है। और मानव अधिकारों से संबंधित कौन से कार्य इसके अंतर्गत आएंगे तो इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कार्य करेगा। किस प्रकार महिलाओं, बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है, इस दिशा में कार्य करता है। साथ ही व्यक्तियों और समुदायों को मानव अधिकारों से अवगत कराना भी इसका कार्य है। और ये इस बात का निर्धारण करेगा, देखरेख करेगा कि लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा किसी प्रकार की न होने पाए, इसको समाप्त करने के लिए भी कार्य करना इसका एक उद्देश्य होता है। साथ ही मातृ मृत्यु दर, इस पर भी नियंत्रण करना, कम करना, ये भी इसके कार्यों में सम्मिलित है। आगे हम देखें तो स्वास्थ्य प्रणाली को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत बनाने के माध्यम से कैसे पूरे विश्व को एक स्वस्थ विश्व के रूप में ढाला जा सकता है, इस दिशा में भी यह कार्य करता है। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा,
यह भी कार्य सुनिश्चित करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि पूरे विश्व में एक व्यापक स्तर पर, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, इनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये कार्यरत एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के मदद से ये संचालित हो रहा है। आगे अगर हम दृष्टि डालें तो इसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में कुछ बातों को इंगित किया गया है। हम उन रिपोर्ट पर थोड़ा सा एक नजर डालेंगे। क्या कहती है हालिया रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हाल ही में आई है? तो भारत की बुजुर्ग आबादी की दशकीय वृद्धि दर को इसमें दर्शाया गया है और यह कहा गया है कि ये 41% हो गई है दशकीय वृद्धि दर। ये एक अनुमान इस रिपोर्ट में व्यक्त किया गया। साथ ही यह कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो बुजुर्ग, इनकी आबादी 2021 में 10.1% बताई गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से। और इसमें साथ ही एक संभावना व्यक्त की गई है कि अगर इसी हिसाब से यह बढ़ता रहा तो 2036 तक हम 15% के आंकड़े को छू लेंगे। साथ ही 2046 तक एक संभावना व्यक्त की गई है इसमें कि देश में बुजुर्गों की आबादी, जो बच्चों की आबादी है, बच्चों की आबादी अर्थात 0 से 15 वर्ष के बीच में जो आबादी है, वो उसकी आबादी से अधिक हो जाएगा। अर्थात बच्चों की आबादी से बुजुर्गों की आबादी का जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। इस बात को इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इसका मतलब कि बच्चों की तुलनात्मक रूप से इसके अध्ययन को व्यक्त किया गया है। 2050 तक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कहा गया है कि यह आंकड़ा वर्तमान आंकड़े के 2 गुने में तब्दील हो जाएगा, 2 गुने से थोड़ा सा ज्यादा। वर्तमान में अगर देखें तो 2021 का आंकड़ा ये कहता है कि 10.1% राष्ट्रीय स्तर पर बुजुर्गों की आबादी है और यह कहा गया है कि 2050 तक इसके 20.8%, दुगने से थोड़ा सा ज्यादा होने की संभावना है। अब यही चीज अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो इस रिपोर्ट में ही कहा गया कि वैश्विक स्तर पर देखें तो 2022 में तकरीबन 7.9 अरब की हमारी पूरी आबादी थी और इस आबादी में 1.1 अरब लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के थे। अगर प्रतिशत में बात किया जाए तो 13.9% लोग हम देख रहे हैं कि 60 वर्ष से ऊपर आबादी के सम्मिलित हैं। 2050 तक एक संभावना व्यक्त की गई है कि इसमें बुजुर्गों की तादाद अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही इनकी संख्या तो 2.2 अरब अर्थात प्रतिशत में बात करें तो 22% के करीब पहुंच सकती है। ये वैश्विक स्तर की बात की गई है। इससे पहले हमने जो चर्चा की वह भारत के परिप्रेक्ष्य में थी, तो ये एक संभावना व्यक्त की गई है। आगे अगर हम देखें इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट जो हाल ही में लाई गई है उसमें 2000 से 2022 के दौरान भारत की कुल आबादी में अगर वृद्धि की बात करें तो ये समय होता है तकरीबन 22 वर्षों का और इन 22 वर्षों में इस वृद्धि की जो प्रतिशतता दर्शाई गई है वो 34% की दर्शाई गई है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये बात की जा रही है। 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या में वृद्धि की अगर बात करें, इसमें हम भारत की कुल आबादी में ये प्रतिशत बता रहे हैं आपको, लेकिन अगर 60 से अधिक आयु के लोगों की बात करें तो इन लोगों की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि है वो आंकड़ा आप देख सकते हैं 34 के मुकाबले कहीं ज्यादा 103% वृद्धि देखी गई है, जो कि संपूर्ण जनसंख्या वृद्धि में जो प्रतिशतता है उससे कहीं ज्यादा है। चिंताजनक बात यह है कि 2022 से 2050 के दौरान अगर कुल आबादी 18% बढ़ेगी तो उसकी तुलना में जब हम देखेंगे तो वृद्धों की जनसंख्या में हमको 134% की वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसमें भी जो अति वृद्ध हैं अर्थात 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जब उनके आंकड़े को देखेंगे तो हमारी चिंता और बढ़ेगी, क्योंकि उनमें वृद्धि 279% के हमको नजर आ रही है इसके अनुमान के अनुसार, अर्थात इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार। क्यों चिंता का विषय है? साथ ही चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इन बुजुर्गों में बड़ी तादाद जो होगी, ज्यादा प्रतिशत जो होगा वो महिलाओं का होगा। वृद्ध महिलाओं की तादाद ज्यादा होगी। उसका कारण है क्योंकि हाल में इस रिपोर्ट के में ही यह बताया गया है कि महिलाओं में जीवन प्रत्याशा ज्यादा देखने को मिली है। भारत के प्रदेशों का उदाहरण दिया गया है और कहा गया कि हिमाचल प्रदेश और केरल में अगर बात की जाए तो 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा देखने को मिली है वो 23 और 22 मिली है।
साथ ही पुरुषों की तुलना में अगर इसको कंपेयर किया जाता है पुरुषों की तुलना में जीवन प्रत्याशा को, तो वो 4 वर्ष अधिक है। इसके अलावा अन्य कुछ राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को अगर ले लें, तो इन राज्यों में 60 साल से ऊपर की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष से ज्यादा है। अर्थात ये आंकड़े बता रहे हैं कि पुरुषों के मुकाबले वृद्ध महिलाओं की संख्या में इजाफा हमको देखने को मिलेगा। अब अगर लिंगानुपात भी, उस पर भी एक दृष्टिपात करें, क्योंकि लिंगानुपात एक कारक है, अर्थात 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या पे, तो इस पर भी नजर डालें तो बुजुर्गों में अगर लिंगानुपात पर हम नजर डालें तो 1991 से लगातार वृद्धि हो रही है। बुजुर्गों के जब लिंगानुपात की बात करेंगे तो उसमें महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ना ये दर्शा रहा है कि बुजुर्ग महिलाओं की संख्या में इजाफा होगा। 2011 और 21 के बीच में केंद्र शासित प्रदेश और पश्चिमी भारत को अगर छोड़ दिया जाए, ये दोनों एक्सेप्शन है, तो पूरे भारत में और लगभग सभी क्षेत्रों में इस अनुपात में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। पूर्वोत्तर और पूर्व में अगर बात करें तो यहां पर वृद्धि हुई लेकिन कंट्रोल रही। कंट्रोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्वोत्तर और पूर्व में वृद्धि तो हुई, लेकिन वो लिंगानुपात कभी भी इतना अधिक नहीं हुआ कि पुरुषों से ज्यादा हो सके। लेकिन चिंता की बात यह है कि मध्य भारत की अगर हम बात करें, इस पर दृष्टि डालें, तो 2011 में मध्य भारत में 973 लिंगानुपात जो था वो बढ़कर 21 में हमको 1000 से ऊपर चला गया, 1053 का आंकड़ा छूता है। यह दर्शा रहा है कि मध्य भारत में वृद्ध महिलाओं की संख्या में कहीं ज्यादा इजाफा हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो महिलाओं की 60 वर्ष के बाद जीवित रहने में पुरुषों को पीछे तो छोड़ ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने पीछे कई समस्याएं भी छोड़ रही हैं, और उन समस्याओं से पैदा होती है चुनौतियां। क्या है वो चुनौतियां? इन वृद्धों की संख्या बढ़ने से और वृद्धों में खासकर महिला वर्ग के बढ़ने से। तो आइए एक नजर डालते हैं इन चुनौतियों पर। महिला वृद्ध की संख्या बढ़ना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आश्रित होने का प्रतिशत महिलाओं का ज्यादा होता है। कार्यशील जनसंख्या से जब तुलना की जाती है किसी भी वर्ग की, तो उसको हम निर्भर जनसंख्या कहेंगे। महिला वृद्धि की संख्या पर एक नजर डालें तो 2031 तक ये संभावना व्यक्त की गई है 1000 पुरुषों पर 1078 महिलाएं होंगी 60 वर्ष से ऊपर की। साथ ही साथ इसमें ग्रामीण बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, उसमें महिलाओं का प्रतिशत भी शामिल है। ग्रामीण बुजुर्ग इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत में अभी भी 70% आबादी गांव में रहती है, और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने का मतलब ही हुआ कि ग्रामीण बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, और ग्रामीण बुजुर्ग ज्यादातर निर्भर हैं। 80 से ज्यादा उम्र के वृद्धों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि होगी। इसका परिणाम ये होगा कि जब ज्यादा वृद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी देख रेख पर, उसके भोजन में, दवाओं में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में खर्च ज्यादा होता है, परिवहन में भी उसको ध्यान रखना होता है, इसलिए इन पर निवेश बढ़ेगा। भारी निवेश हमको इस क्षेत्र में दिखाई देगा आने वाले वर्षों में। साथ ही निर्भरता अनुपात की हम जो बात कर रहे थे, यह भी चिंता की बात है क्योंकि फिलहाल अगर देखें तो कामकाजी लोगों पर 16 वृद्धों का हमको अनुपात दिखाई देता है। निर्भरता अनुपात क्या होता है? 2 वर्ग हैं निर्भर, एक तो 0 से 14 वर्ष का की आयु है और एक है 65 वर्ष से ऊपर की आयु। ये दोनों आयु जो क्रियाशील वर्ग है, उस क्रियाशील वर्ग से जब तुलना करते हैं अलग अलग, तो इसको कहेंगे निर्भरता। इनकी भी निर्भरता क्रियाशील वर्ग पर है और इनकी भी निर्भरता है। तो इसी प्रकार अगर हम यहां देखें तो निर्भरता अनुपात में तो 100 कामकाजी लोगों पर 16 वृद्ध दिखाई देते हैं, वहीं अगर प्रति बच्चों की तुलना में अगर जब वृद्धों को कंपेयर करते हैं तो 39 बुजुर्ग दिखाई देते हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। साथ ही ये अपने साथ कुछ अन्य चिंताएं भी छोड़ जाता है, जैसे मूलभूत सुविधाओं की इनके विषय में हमें सोचना पड़ेगा। जल, भोजन, स्थान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण, ये सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। जब वृद्ध पुरुषों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी दबाव पड़ेगा, स्थान पर भी असर पड़ेगा, भोजन और जल पर भी असर पड़ेगा। इस प्रकार ये कुछ चुनौतियां हैं जो इनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ हमें दिखाई देती हैं। और जब चुनौतियां हैं तो चुनौतियों से निपटने की राह भी हमें सोचनी पड़ेगी। इसीलिए इन रिपोर्ट के माध्यम से जब ये आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसके संबंध में हम विचार करते हैं और भविष्य में
तैयार होने वाली नीतियों में हम इन बातों को सम्मिलित रखते हुए उन नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए ठीक से विचार करके योजनाएं बनाते हैं। आगे हम चलें तो आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, हमारी परिपाटी है जिसमें निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। कथन एक, UNFPAI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में बुजुर्ग आबादी का प्रतिशत 2 गुना होने का अनुमान है। कथन 2 है, 2022 से 2050 के दौरान 80 से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या में 279% की वृद्धि का अनुमान है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। साथ ही एक सूचना है आप लोगों के लिए, हमारे कुछ कोर्स हैं जैसे बीपीएससी निबंध का कोर्स है, इसकी कक्षाएं, इसमें एडमिशन शुरू हो चुका है और कक्षाएं 5 अक्टूबर से प्रारंभ होनी है। साथ ही दृष्टि की तरफ से एमपीपीसीएस मेंस के लिए भी हमारे पास एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, जिसकी कक्षाएं भी आरंभ हो चुकी हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पे भी ये संचालित हो रहा है कोर्स। साथ ही आईएएस प्रीलिम्स की बात करें 2024 सामान्य अध्ययन की, तो इसके लिए भी एडमिशन ओपन हो चुका है और 10 अक्टूबर से इसकी कक्षाएं प्रारंभ होनी है और सबके टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिए गए हैं जिस पर आप इन संचालित होने वाले कोर्सों में एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आज का संदर्भ आपको समझ आया होगा। पढ़ते रहें, लड़ते रहें, जोश के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।